अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह खान। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 11वें आम इंतखाबात 25 जुलाई को होने जा रहे हैं और ये इस हवाले से भी बड़े अहम हैं कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी इस्लाहात के बाद और नए रूल्स और नए कवानीन के बाद ये पहले इंतखाबात हैं जिसमें पहले 41 सीटों पर आम इंतखाबात होते थे, अब 45 पे होने जा रहे हैं और 8 इसमें मखसूस नशिस्तें भी शामिल हैं। और पहली दफ़ा शायद ये हो रहा है कि इन आम इंतखाबात में कोई सियासी अलाइंस भी नहीं है और तमाम सियासी जमातें अपने प्लेटफार्म से ये इलेक्शन लड़ रही हैं। माजी में जिस तरह होता रहा है कि जब भी फेडरल गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत होती है तो ज़्यादातर यही होता है कि आज़ाद कश्मीर में भी उन्हीं की हुकूमत बनती है और इंतखाबात में वो असर व रसूख और तमाम वसाइल इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हैं या कोई अलाइंस बनाते हैं। और इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर में वफाकी हुकूमत की तरफ से एक भरपूर इंतखाबी मुहिम चल रही है और जिसमें गुज़श्ता रोज़ आपने देखा होगा कि वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर सरदार अली अमीन खान गंडापुर ने जलसे आम के दौरान ऐलान किया कि वो उनकी हुकूमत PTI को दिलाएं, आज़ाद कश्मीर के लोग उनको 500 अरब रुपए देंगे, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि फ़ी बंदा 1-1 करोड़ रुपया खर्च करेंगे हम आज़ाद कश्मीर में। तो इसी पर हम आज बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सरदार आशिक हुसैन साहब, ये सीनियर सहाफ़ी हैं, कश्मीर अमूर पर ये महारत रखते हैं। इसके साथ थोड़ी देर में हमारे साथ हमें तवक्को है कि वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन ख़ान भी हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि इस वक्त वो किसी इंतखाबी रैली में है। राब्ता उनसे किया जा रहा है, जो ही राब्ता होता है उनसे भी बात करेंगे। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। सरदार साहब, ये बताएं कि कश्मीर में जो नए रूल्स बने हैं, नए एक्ट बना है, उसके बाद ये पहली दफ़ा इंतखाबात हो रहे हैं और माजी में जिस तरह होता रहा है कि आपको नज़र आ रहा है कि इन इंतखाबात में भी वही तरीका कार यूज़ किया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत तमाम इंतखाबात को कैप्चर कर लेती हैं, शुमार इसमें GB में भी यही होता है। तो इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सलाम साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता भी 70 साल से इधर ही है, सियासी पार्टियाँ भी वही हैं, पाकिस्तान भी वही है, पाकिस्तान की सियासी जमातें भी वही हैं और फिर आज़ाद कश्मीर के लिए जो इस्लामाबाद की चमक होती है वो पहले भी थी और अब भी मौजूद है। रूल्स चेंज हुए, ज़ाहिर है हालात के मुताबिक कुछ तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं, लेकिन जो एक मजमूई तासुर ये होता था कि वफाक या इस्लामाबाद में जो बरसरकार पार्टी है वो आज़ाद कश्मीर में भी उसी की हुकूमत बनती है, या इसको यूँ भी ले सकते हैं कि जिस पार्टी की हुकूमत होती है पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर को ज़िमनी इलेक्शन आ जाए तो ज़िमनी इलेक्शन के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये दरअसल हुकूमत का इलेक्शन होता है, हुकूमत उसमें जीतती है। अगरचे PTI के दौरे हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन माजी में ऐसा ही होता रहा है। तो अब भी नए रूल्स के तहत इलेक्शन हो रहे हैं। 2020 में नए रूल्स बने, असेंबली ने उन्हें मंजूर किया, इलेक्शन कमीशन को मज़ीद एम्पावर किया। इसके अलावा वोटर्स के लिए भी और उम्मीदवारों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई उसमें। वोटर के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, वोटर के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन को इतना एम्पावर किया गया कि जिस तरह किसी जज को तौहीन अदालत की कार्रवाई किसी के खिलाफ करने का अख्तियार होता है, इसी तरह इलेक्शन कमीशन को भी। सरदार साहब, बात पता क्या है, इलेक्शन कमीशन तो हर जगह यही होता है, ये किताबी बातें हैं। जब ऑन ग्राउंड आप जाते हैं तो सूरत हाल आप और हम पाकिस्तान में ही रहते हैं और इंतखाबात हमने इकट्ठे भी कवर किए हैं, देखे भी हैं। जी। तो ऑन ग्राउंड ये पोजीशन नहीं होती। आपको पता है, जब आप इलेक्शन कमीशन को फंड आपको आज़ाद कश्मीर की हुकूमत देती है या फेडरल गवर्नमेंट से जाते हैं या यहाँ पर जैसे इलेक्शन कमीशन है, वहाँ पर आपने पिछले चंद माह के दौरान देखा है कि वफाकी हुकूमत और जो पाकिस्तान का मेन इलेक्शन कमीशन है उसके दरमियान किस किस्म की सूरत हाल रही है। तो वहाँ ये चीज़ें तो मैटर नहीं करती, लेकिन मसला ये है कि आप ये चीज़ें जो बताई हैं रूल्स में, आया कि उन पे अमल भी हो रहा है, एग्जर्ट भी कर रहा है इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर में, या सिर्फ ये किताबी बातें हैं? किताबी बातें तो नहीं हैं। ज़ाहिर है अगर असम्बली की नशिस्तों में 4 नशिस्तों में इजाफा हुआ है तो 4 नशिस्तों में इजाफी वहाँ पे वोटिंग होगी, हल्के बढ़ गए, 45 हो गए, पहले 41 थे, तो ये ऑन ग्राउंड इस पर अमल होता नज़र आ रहा है। इसी तरह और भी चीज़ें, मसलन आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन जब शेड्यूल का ऐलान करता है तो शेड्यूल के अनाउंस होने के बाद
तामीर और तरक्की के काम रुक जाते हैं, ठेकेदारों को ठेके अलाट हुए तो वो काम करते हैं लेकिन नया ठेका नहीं हो सकता। इसी तरह तकर्रियों पे पाबंदी हो जाती है, तबादलों पे पाबंदी है जी, बिल्कुल इसी तरह इस पाबंदी पे अमल हो रहा है। इलेक्शन कमीशन चेक कर रहा है और तकर्रियों तबादलों पे पाबंदी है, नए ठेके नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट जो वहाँ पे एक रूल ये भी है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वही आगे निज़ाम चलाती है, निगरान गवर्नमेंट नहीं आती वहाँ पे। तो फारूक हैदर साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो वही अब भी वज़ीर-ए-आज़म हैं और इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन उनके पास पावर नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने उनको पाबंद किया हुआ है। तो रूल्स पे अमल दरामद हो रहा है, अगरचे 100% तो नहीं हो सकता है, किसी माशरे में भी नहीं होता, अब बहुत सारी खामियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन हो रहा है अमल। किधर हो रहा है? आपके पाकिस्तान के एक वज़ीर जाके वहाँ पे खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि हमको 500 अरब रुपए देंगे, हम आपको एक वोट का 1-1 करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे, और जाके जिस दिन से वो जा रहे हैं ये भी बताया जा रहा है, लोग भी बता रहे हैं कि वहाँ लोड शेडिंग भी बंद कर दी गई है इंतखाबात तक। जी, ये बिल्कुल हमारे नोटिस में ये बात आई है कि एक वज़ीर साहब ने मीरपुर डिवीज़न का दौरा करना था, उस दौरे से पहले यहाँ से ख़त लिखा गया वहाँ की इंतज़ामिया के वज़ीर साहब दौरा करेंगे, जलसे करेंगे, इस दौरान बिजली नहीं बंद करनी। तो ये चीज़ें बिल्कुल हैं, लेकिन देखिए बात ये है फिर कि इलेक्शन कमीशन की तरह इलेक्शन कमीशन का मसला यही है कि आज़ाद कश्मीर की हर चीज़ पे वो कुदरत रखता है, ब्यूरोक्रेसी पे, वज़रा पे, वज़ीर-ए-आज़म पे, लेकिन चूँकि पाकिस्तान टेरिटरी से कोई आ जाए उसको वो पाबंद नहीं कर सकता। प्रॉब्लम यही है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का सबसे बड़ा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर में चीफ़ सेक्रेटरी को भी पाबंद कर सकता है, सेक्रेटरियों को भी पाबंद कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की टेरिटरी में एक चपरासी है, उस चपरासी को एक कुर्सी से हटा के दूसरी कुर्सी पे बैठाने का नहीं बैठा सकता। तो पाकिस्तान के हवाले से कुछ मसाइल दरपेश होते हैं, और ये मसाइल उस वक्त और बढ़ जाते हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर 12 नशिस्तों पे इंतखाबात होते हैं। वो ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर की मशीनरी यहाँ पे नहीं होती, पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है उसकी मशीनरी के तहत यहाँ के मुलाज़िमीन, तो ये कुछ मसाइल हैं, मुस्तक़बिल में इनको भी देखा जाना चाहिए और ऐसा कोई इंतज़ाम होना चाहिए कि इस सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाए। अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ तो शायद मुस्तक़बिल में हो भी जाएगा, लेकिन इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा सरदार साहब, ये आप मुझे बताएं कि माजी के भी आपने इलेक्शन देखे, इस वक्त क्योंकि 3 बड़ी जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वहाँ भी वो पंजा आजमाई कर रही हैं, पीपल्स पार्टी है, PTI है, नून लीग है, कुछ छोटी मोटी जमातें भी हैं और कोई अलाउंस भी नहीं है इस दफ़ा। तो वोटर्स का मूड क्या नज़र आ रहा है आपको? क्या ये ट्रेंड है जो एक चल रहा है 70 साल से, ट्रेंड वही होगा, या वोटर अब इतने एजुकेटेड हो गए हैं, इतने बाशऊर हो गए हैं कि वो आप अपनी हुकूमत बनाने के लिए, एक अपनी मुंतखब हुकूमत, अपने मुंतखब नुमाइंदे को मुंतखब करने के लिए एक सियासी शऊर के तहत, एक अपने शऊर के तहत, अपने इल्म के तहत वो फ़ैसला करेंगे, या वो माजी की तरह एक भेड़ चार जो जिस तरफ लोग चल रहे हैं उधर ही चलेंगे? हाँ सलाना साहब, बदकिस्मती से इस बारे में बहुत मायूस कुन सूरत हाल है। ये है कि माजी में फिर भी ये था कि किसी नज़रिए, किसी कारकर्दगी और किसी चीज़ को देखा जाता था कि फ़लाँ साहब ने ये काम किया, फ़लानी पार्टी की ये कारकर्दगी है, फ़लानी पार्टी का ये मंशूर है, तो ये बड़ा पुरकशिश है और इस पार्टी पे हमें अतमाद भी है, हमें इसके पीछे चलना चाहिए। हाँ, बदकिस्मती से जो इलेक्शन ये 25 जुलाई को होने हैं, इनकी हैयत बिल्कुल ही बदल गई है। एक तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गलती आ गई है उसमें है बरादरीज़म। बहुत सारे हल्के ऐसे हैं कि जो सारी चीज़ें एक तरफ रख देते हैं और बरादरी को एक तरफ रख देते हैं, उसको अहमियत देते हैं। तो पाकिस्तान में भी है सरदार साहब, लेकिन से इलाकों में अगर हम सिर्फ एक बाग के हल्के का जिक्र करें, 35-36 बरादरी हैं, बस वो उसी के हिसाब से सोचते हैं, उसी हिसाब से कंपेन चलाते हैं सारी चीज़ें। एक ये भी है। दूसरा ये है कि देखें, बहुत सारे पैसे वाले लोग भी इलेक्शन में आते हैं, कई ऐसे लोग भी होते हैं मुखलिस कारकुन होते हैं, वो दानिश्वर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, मेहनती होते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने जब पैसे वाला कोई आ जाता है तो फिर पैसे की चमक ज़्यादा लोगों को मुतासर करती है। इससे ख़तरा ये सरदार साहब हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम सरदार साहब से पूछेंगे, आया किसी भी ये जो सियासी जमात इतनी बड़ी बड़ी आज़ाद कश्मीर में खड़ी हैं, इनके मंशूर में कोई मसला कश्मीर के हवाले से भी कोई चीज़ शामिल है या सिर्फ पैसों का ऐलान किया जा रहा है? एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। सरदार साहब, हम बात कर रहे थे कि जो इंतखाबात हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में 25 जुलाई को, जो बड़ी जमातें और जो छोटी जमातें जो भी इलेक्शन लड़ रही हैं, किसी ने अपने मंशूर में ये चीज़ दी है कि मसला कश्मीर के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही हैं या 5 अगस्त के बाद जो चीज़ें हुई हैं, तो पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर या भारतीय हुकूमत के ऊपर, गासिब हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर डालना हो या कोई स्ट्रेटजी है, कोई मंशूर में कोई चीज़ दी है किसी पार्टी ने जो काबिल अमल भी हो? देखिए जी, अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर का मंशूर मेरी नज़र से गुजरा है, जमात इस्लामी का मंशूर भी है, बाकी किसी सियासी जमात का मंशूर एज सच मैंने देखा नहीं है। शायद कोई मीडिया में नहीं आया, कोई जारी हुआ है या नहीं हुआ होगा तो नज़र आता हमें। तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में मसला कश्मीर का सतही ज़िक्र किया है, दूसरी चीज़ें उन्होंने उसको ज़्यादा अहमियत दी है मसला कश्मीर की निस्बत। मसलन उनका वादा है कि इलेक्शन के बाद अगर हमारी हुकूमत बन जाए तो 3 माह के अंदर हम बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। 25-30 साल से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। जी जी, वो तो बाकी मुल्क में भी उन्होंने वादा किया था, अभी तक नहीं करा रहे। तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इदारे बहाल किए, उनको बहाल नहीं कर रहे, तो बाकी क्या करेंगे? चले, ये बात दुरुस्त है। हाँ, इसके साथ वो कहते हैं कि ख़वातीन की नशिस्तों में 17% इजाफा करेंगे, वफाक के इदारों में आज़ाद कश्मीर को नुमाइंदगी देंगे, और इमरान खान साहब ने मसला कश्मीर के सिलसिले में आलमी इदारों में आवाज़ बुलंद की है, आइंदा भी करते रहेंगे। इसी तरह जमात इस्लामी ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर को तहरीक आज़ादी ये जो सरदार अली अमीन साहब रोज़ाना ऐलानात कर रहे हैं 500 अरब रुपए का, 1 करोड़ रुपए फी वोटर, ये भी मंशूर में लिखा हुआ है? ये बिल्कुल मंशूर में नहीं लिखा हुआ है, ये इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी है और इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। अगर कोई शिकायत करेगा तो शायद इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेगा। क्यों शिकायत करना ज़रूरी है? इलेक्शन कमीशन अंधा, बहरा और गूंगा होता है? इसलिए कि आप देखें, कोई मुतासरा फ्रीक होता है, जब तक थाने में जाके FIR दर्ज नहीं कराता तो बाज़ औक़ात थाने वाले भी खुद नोटिस नहीं लेते, खुद इकदाम नहीं करते। ऐसी की सूरत हाल इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन के पास चैलेंज किया जाएगा तो वो नोटिस लेंगे, तो उनको नोटिस भी लेना चाहिए। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास, आप सनाउल्लाह साहब मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन और आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पाकिस्तान से फ़ंड्स लेके पूरा निज़ाम चलाते हैं, आज़ाद कश्मीर का बजट पाकिस्तान से जाता है। इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ से ताकत आएगी कि वफाक के एक वज़ीर को पाबंद करे, पकड़े, उसको वापस भेजे? ये नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी इस्लाहात मांगती चाहिए इस काम के लिए, और ये मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर की सतह पे नहीं है, पाकिस्तान की सतह पे इस पे सोचना चाहिए कि वहाँ मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और इस मुदाखलत को किसी सूरत में बंद किया जाना चाहिए। ये यहाँ से काम होगा, वहाँ से नहीं हो सकता, वहाँ इतनी ताकत नहीं है इलेक्शन कमीशन में। अच्छा, एक बात और है, 5 अगस्त के बाद जो भारत ने किया इक़दामात मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जो उन्होंने फ़ैसले किए और उन पर अमल दरामद भी किया है, उसके बाद ये पहले इलेक्शन है। जी जी, आप नहीं समझते, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, कि ये इलेक्शन इस बुनियाद पे होने चाहिए कि कौन सी जमात कश्मीरियों के साथ वादा करेगी कि उनको उनका हक़ मिलेगा, जो UN ने एक वादा किया हुआ है या पाकिस्तान ने वादा किया हुआ है या अक़वाम आलम ने वादा किया हुआ है। तो आपकी बातों से तो मुझे यही लग रहा है, और जो मैं तकरीरें भी सुन रहा हूँ, कि इन जमातों के लिए मसला कश्मीर या भारत का गासबाना कब्ज़ा कोई उसकी मानी नहीं रखता, और ये तो कश्मीर की आवाम को लालच देकर फ़ंड की, तरक्याती बजट की या लोड शेडिंग कम करके उनसे वोट लेना चाह रहे हैं। मसला कश्मीर किसी के लिए कोई मैटर नहीं है। जी सनाउल्लाह साहब, बदकिस्मती ये है कि आज तक यानी इंतखाबी मुहिम शुरू है और 10 जून को शेड्यूल का ऐलान हुआ था, उसके बाद स्पीडी ये मामला हो गया, तेज़ हो गया। किसी सियासी जमात ने, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आज़ाद कश्मीर के 2021 के जो इलेक्शन हैं उसका मरकज़ व महवर मसला कश्मीर है ही नहीं, इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है ही नहीं। किसी सियासी जमात ने इस मौजू पे तकरीरें नहीं, किसी सियासी जमात ने इस मौजू पे लोगों से वोट नहीं मांगे, किसी सियासी जमात ने अपने मंशूर में दो टोक अंदाज से मसला कश्मीर पे अपनी पॉलिसी का तयन नहीं किया, वफाक के बारे में अपनी दो टोक पॉलिसी वाज़ह नहीं की, वफाक से कोई मुतालबा नहीं किया इस सिलसिले में। ये बदकिस्मती है और इस बदकिस्मती का खमियाजा ज़ाहिर है कश्मीरी अवाम भुगतेंगे। लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो अवाम हैं, पाकिस्तान में महाजरीन हैं, उनको सोचना चाहिए, उनको इसका
जवाब इलेक्शन में देना चाहिए और इलेक्शन में अपने वोट के ज़रिए वो दे सकते हैं इसका जवाब। नहीं तो आपको क्या नताइज में क्या आप तबसरा करेंगे, क्या नताइज आ सकते हैं आप? देखें, मैं क्योंकि आप पहले भी काफ़ी अरसा करते हैं। आज़ाद कश्मीर के जो 41 हलके हैं, पाकिस्तान में 12 हलके हैं और महाजरीन के हाँ, उन सब को मिला के अगर मैं देखूँ तो मेरा तजिया ये कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 10 से 11 नशिस्तें लेती नज़र आ रही है। इसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ की इतनी कन्फर्म नशिस्तें हमें नज़र नहीं आ रही हैं। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग भी हो सकती है, कुछ नशिस्तें लेंगे लेकिन उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कमज़ोर है, इंतखाबी मुहिम उस तरह नहीं चला सके और फिर उनके लिए प्रॉब्लम ये था कि हालात कुछ उनके लिए ऐसे बना दिए गए हैं कि उनको कैंडिडेट अनाउंस करने में मुश्किल आ रही थी और उनको लोग ताना देते थे कि शायद आप इलेक्शन के बाद कैंडिडेट ऐलान करेंगे। मैंने उनसे पूछा भाई क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं? खैर उन्होंने कर दिए थे। उन्होंने कहा जी कि हम कैंडिडेट अनाउंस करेंगे। कैंडिडेट जो अनाउंस हुए थे वो बाद में भी खींच के चले गए, वो हम कैंडिडेट अनाउंस करेंगे उसको वो ले जाएंगे दूसरे। तो हम ये देख रहे हैं सर, इसके बावजूद भी ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन असल सवाल ये है सनाउल्लाह साहब कि पैसे की मफादात की चमक से अगर सियासी जमातें, सियासी लोग अपना ईमान तब्दील करते हैं तो सवाल मेरा आपके लिए भी है, कश्मीरी कौम के लिए, कि अगर अंबानी साहब आके ज़फ़राबाद में और या इस्लामाबाद में डेरे डालें तो फिर हमारा सियासी ईमान क्या होगा? बहुत शुक्रिया सरदार आशिक हुसैन साहब। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प बात है, आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें किसी सियासी जमात के जो मंशूर और एजेंडा है वो मसला कश्मीर का हल नहीं है, ना उसके नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, बल्कि आपने देख ही लिया है गुज़श्ता चंद दिन के दौरान जो वफाकी वज़रा वहाँ तकरीर कर रहे हैं कि पैसे के ज़ोर पर वोट मांगे जा रहे हैं। एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद हम पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी और एक वज़ीर ने जो जुडिशल एक्टिविज़म के हवाले से बात की है उस पर बात करेंगे एक वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और अब इस हिस्से में हम बात करेंगे फवाद चौधरी के एक ट्वीट की, जिनमें उन्होंने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात ना की गई तो मुल्क इक्तिसादी बहरान से बाहर नहीं निकल सकता। और ख़ासकर उन्होंने दो फैसलों का जिक्र किया है। सिंध हाई कोर्ट ने जो टिकटॉक पर पाबंदी लगाई थी उसका, और नेशनल बैंक के सदर और बोर्ड के जो चेयरमैन थे उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फारिग किया। तो उस पर उनका कहना था कि जुडिशल एक्टिविज़म के हाथों अरबों डॉलर का पहले ही नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं। हमारे साथ जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं बड़े सीनियर दो सहाफ़ी मौजूद हैं, हसनात मलिक साहब जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और असद मलिक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्सपर्ट समझे जाते हैं रिपोर्टिंग में। जी असद साहब, आप बताएं, आपने ये ट्वीट तो देखा होगा कि आया कि पाकिस्तान में अदालती सिस्टम में इस किस्म की सूरत हाल है और या इस किस्म के जो मैसेजेस हैं अदालती अदलिया को देने की ज़रूरत है, और पहले भी हुकूमत देती रही है इसी किस्म के मैसेजेस, और मेरे ख्याल में अदालतों पे प्रेशर भी इन चीज़ों का आया है। देखिए, जो ये ट्वीट है उसमें जो अरबों डॉलर के जो नुकसानात की उन्होंने बात की है वो तो इस हद तक ठीक है कि जो जब जुडिशल एक्टिविज़म था इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में आपने देखा होगा तो रेकोर्डिक केस था, वो कारके का जो केस था, इसके अलावा मुतअद्दिद इस तरह हमारी ऐसे केसेस थे जिसमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में लोग चले गए और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसले हुए। तो ये यहाँ तक बात तो ठीक है कि जुडिशल एक्टिविज़म की वजह से अरबों डॉलर का जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हुआ। लेकिन जो दूसरी बात के जो उन्होंने नेशनल बैंक के चेयरमैन की तकर्री का जो मामला था, सदर और जो चेयरमैन की तकर्री का जो मामला था, उसको उन्होंने लिंक किया है जुडिशल एक्टिविज़म से। तो मेरे ख्याल में ये एक उनकी बात हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, क्योंकि जो इस पर अदालत का तफसीली फ़ैसला भी आया, जो ये आरिफ उस्मानी साहब थे, इनकी जो मेन रीज़न इनके जो अपॉइंटमेंट सेट असाइड हुई वो ये है कि इनकी जो तालीमी काबिलियत थी, इनके पास जो डिग्री थी वो फ़िज़िक्स की थी। अब बैंकिंग का जो शोबा है उसमें जो है वो कोई आपके पास बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की हो या तो अब तो स्पेशलाइज्ड किस्म की जो है वो डिग्रियां कराई जाती हैं, वो नहीं थी। दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसे
तालीमी असनाद थी जिन्होंने ये कोर्सेज किए हुए थे, जिनके स्पेशलाइजेशन थी, एक्सपीरियंस था, वो उनको मौका नहीं दिया गया। मलिक साहब, जब बैंक के सदर को लगाया जाता है तो उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर इश्यूज होने से पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एक फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट जारी होता है। तो इनका जारी हुआ है, तो ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये डिसीजन दे रही है तो उन्होंने स्टेट बैंक से भी उसको जिम्मेदार करार दिया कि जिन्होंने ये फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया पूरा करके उनको सर्टिफिकेट जारी किया उनके लिए। देखिए, जो एनओसी जारी नहीं, उस पर जिम्मेदारी तो खैर उन्होंने किसी पे, क्योंकि हमारा ये बड़ा अलमिया है कि वो अगर जुडिशल एक्टिविज़म अगर ये होता तो इस वक्त तक यहाँ पर वो तमाम लोग जिन्होंने ये अपॉइंटमेंट वगैरह की थी उनके ऊपर जो है वो केसेस बने हुए थे। बात जहाँ तक जुडिशल एक्टिविज़म की है तो ये आप देखिए कि इस वक्त जो मैं तकरीबन 12-15 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब बनी तो जो वफाकी हुकूमत से मुतालिक जितने भी मामला थे वो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए, फिर इनकी अपीलें जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितना रिलीफ इस हुकूमत को मिला है, ना तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मिला, ना ही वो नून लीग की हुकूमत को उतना रिलीफ मिला हुकूमत को। और जनरल मुशर्रफ के जो हुकूमत थी उसको आप इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं या नहीं, मैं पूरे ओवरऑल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है कि देखें, जुडिशल एक्टिविज़म तो आपने भी देखा होगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, रोज़ जा रहा होता था। मैंने बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वक्त के वज़ीर आज़म थे, वो किस तरह चक्कर लगाते रहे और मेरे सामने उनकी जो है वो कन्विक्शन हुई जो कंटेम्प्ट के केस में, और उनको सज़ा भी हुई थी वहाँ पे। अभी तो ऐसा कोई मामला आपने देखा होगा कि बहुत ही कम तादाद में कभी। अच्छा, असद साहब हमारे साथ असनाद मलिक भी हैं। असनाद साहब, आपने ये बातें भी सुनी और आपने यकीनन फवाद चौधरी साहब का वो ट्वीट भी पढ़ा होगा जिसमें वो अदालती इस्लाहात की बात भी कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों पे आपकी राय लेना चाहता हूँ। एक तो जो उन्होंने जुडिशल एक्टिविज़म की बात की कि आया कोई इस किस्म की सूरत हाल है इस वक्त गुज़श्ता 2.5-3 साल में, और अदालती इस्लाहात किसने करनी है? 2.5-3 साल से सिर्फ बातें ही हो रही हैं, वजारत कानून की तरफ से ब्रीफिंग होती हैं बड़ी बड़ी, तो इंतखाबी इस्लाहात भी कौन करेगा, ये भी ज़रा बता दें। जी बिल्कुल सनाउल्लाह साहब, जो असद मलिक साहब फरमा रहे थे वो बिल्कुल ठीक है कि इस हुकूमत को तो जुडिशल एक्टिविज्म बिल का सामना हुआ ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जितना रिलीफ इस हुकूमत को दिया, शायद ही इतना, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे नून लीग का साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे उनका दौर हो, उनको काफी टफ टाइम मिला। और सबसे जुडिशल एक्टिविज्म की इस वक्त बेनिफिशियरी है तो वो पीटीआई है इस मुल्क में, जिसने एक प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कराया सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल एक्टिविज्म 184(3) पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो है वो बेस पे। तो और इमरान खान साहब ने वोटर जो है लिस्ट की वेरिफिकेशन और नई वोटर लिस्टें बनाना, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए करवाई। फिर उसके बाद बनी गाला के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में वो खुद आ गए, और फिर बाद में जो कुछ उनके साथ हुआ, तो मेरा ख्याल है अदालतों का जो बर्ताव काफी नरमी रही है पीटीआई के हवाले से, और एज कम्पेयर टू अदर मेजर पार्टी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि मेरा ख्याल है कि जुडिशियल एक्टिविज्म एक जजेस को अब ये समझ आ गई है कि इसका कोई फायदा नहीं है बल्कि नुकसान है, और अदालत को भी तनकीद का निशाना जो है लोग बनाते हैं और उसका कोई फायदा नहीं होता। और जिन मामलात में अदालतों ने इंटरवीन किया, या इसको जुडिशियल एक्टिविज्म तो हमने ही जुडिशियल ओवर रीच की, तो उससे नुकसान ही हुआ। किसी मामले में भी जिसमें जुडिशरी ने इंटरफेयर किया हो और उसमें पाकिस्तान फायदा हो, वो कोई मामला मुझे 12 साल में कोई इश्यू नजर नहीं आ रहा। तो अब मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब है, उनकी बड़ी अच्छी अप्रोच है। ना वो पोलिटिकल मैटर्स में कोई किसी इंटरवीन करते हैं, ना वो जो बैड गवर्नेंस, मैल एडमिनिस्ट्रेशन के जो मामला है उनमें जी 199 के जरिए जो है किसी मामले में कांग्रेस नहीं ले रहे। तो ये तो बड़ी अच्छी उनकी अप्रोच है। तो मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब ने थोड़ा ज्यादा ही इसको जल्दी उन्होंने ये बात कर ली, और इस पे में भी वो जजेस की तरफ से भी कंसर्न होगा, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए फैक्ट के लिहाज से तो इनको तो बहुत ज्यादा रिलीफ और नरमी अदालतों ने पीटीआई के साथ बर्ताव किया है। तो ये मलिक साहब, इंतखाबी इस्लाहात कौन करेगा? जो ये ताना दे रहे हैं कि इंतखाबाती अदालती जो इस्लाहात हैं
वो होनी ज़रूरी है, तो कौन करेगा? 3.25 साल से तो कुछ हुआ नहीं है, तो आगे कैसे करेंगे ये? पौने तीन साल से तो आपने है। इसके अलावा लेजिस्लेशन करना पीटीआई गवर्नमेंट का काम है, वो बिल्कुल उस तरफ जीरो है। और जो भी एक दो काम इन्होंने किए भी, तो उनमें अदालतों के साथ, जजेस के साथ कोई मशावरत नहीं की। तो इनकी जो अप्रोच है वो ही नहीं है कि कोई अदालती इस्लाहात के हवाले से। तो हमने देखा है कि 2-3 साल ला मिस्टर फरोग नदीम साहब सिर्फ उन्होंने साहब के केस से ही फोकस किया, इसके अलावा किसी मामले में कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, जीरो परफॉर्मेंस है। अब मलिक साहब ये बताएं, ये जो बात इन्होंने की है कि 2.5-3 साल तक जो अदालती इस्लाहात हैं उनकी तरफ हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी और ज़्यादा उनका जो था सुप्रीम कोर्ट के एक जज के हवाले से ज़्यादा फोकस रहे हैं या कुछ और इस किस्म के मामलात रहे हैं, लेकिन जो अदालती इस्लाहात हैं जिनका आज फवाद चौधरी ताना दे रहे हैं कि वो होनी चाहिए, वरना तो यहाँ अरबों डॉलर का यहाँ इकानमी बैठ जाएगी, इदारे बैठ जाएंगे, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, जो अदालती इस्लाहात हैं, आप इस तरह से अदालती इस्लाहात ऐसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो जुडिशरी है, आपको शायद याद होगा जब 18वीं तरमीम के ऊपर आइनी इस्लाहात कमेटी थी, तो 175A जो कि पाकिस्तान की जुडिशरी से मुतालिक आइन का आर्टिकल है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जब तब्दीली करनी थी तो ये बड़ा जुडिशरी से पूछते रहे। इनको डर था कि कहीं जो है वो पूरी कमेटी ही ना उड़ा दें। फिर जब वो 18वीं तरमीम हो गई तो उसमें 175A में जो जजिस की तकर्री का तरीक़ाकार था, अगरचे वो भी अदालती इस्लाहात में ही आता है, अगरचे वो उनकी मुशावरत से हुआ, लेकिन उसमें चूँकि बाद में उन्होंने एक पार्लिमानी कमेटी भी बना दी जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि जजिस की तकर्री करता है, सिफारिशात भेजता है, तो उन्होंने कहा कि ये जो पार्लिमान ने कहा कि एक पार्लिमानी कमेटी होगी जो कि उसकी तौसीक करेगी। लेकिन ये बात इफ्तिखार चौधरी साहब को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो 3-4 पिटीशन आई थी उनको बड़ा सीरियसली लिया, और ये बड़ा उस वक्त बड़ा ये एक डर और खौफ था कि शायद ये पूरी 18वीं तरमीम ही ना उड़ा दें। तो फिर बाद में एक 19वीं तरमीम के ज़रिए उन्होंने इसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी, लेकिन फिर बाद में उसके ऊपर फिर एक और जुडिशल आर्डर आ गया कि उसमें वो जो पार्लिमान की ओवरसाइट थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और वो एक रबर स्टैम्प बन गई। अभी एक फारूक नाइक जो है उनकी सरबराही में एक लॉ रिफॉर्म्स कमेटी है, वो ये काम कर रही है, लेकिन उसकी भी जो है वो सीरियस मुझे वहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा संजीदा नज़र नहीं आती। अगरचे कुछ मामलात में उन्होंने जैसे कि जजों की अकाउंटेबिलिटी से मुतालिक, उनकी अपॉइंटमेंट से मुतालिक कुछ उन्होंने कुछ इनपुट वहाँ पर डिस्कशन हुई थी, कुछ मैंने रिपोर्ट भी की, लेकिन फिर वो कोरोना स्टार्ट हो गया और उनकी फिर दोबारा से इतनी मीटिंग्स नहीं हो सकी। तो है मुमकिन इस मुल्क में अदालती इस्लाहात कंसेंसस के साथ हो सकती हैं? आपको क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि प्रोसेस तो चलता रहता है, लेकिन होता वही है जो किसी के इंटरेस्ट में हो तो फिर चीज़ें आगे कानून साजी की तरफ जाती हैं। लेकिन अगर किसी के इंटरेस्ट इसमें मुतासर हो रहे हो, कोई भी पार्टी हो, माजी में भी आपने देखा, आज भी यही देखा, आज भी आपको नज़र आ रहा है अदालती इस्लाहात से ज़्यादा जो अपने इश्यूज़ हैं सेटल करने की तरफ, वहाँ ज़्यादा तवज्जो है, उस तरफ ज़्यादा फोकस है। तो मुस्तकबिल करीब में आप क्या देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म में आप क्या देख रहे हैं कि अदालती इस्लाहात मुमकिन है? देखिए सनाउल्लाह साहब, आप अगर अदालत को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे अगर आप देखें तो हम किसी इंस्टीट्यूशन की कामयाबी और नाकामी का अंदाज़ा इस बात से लगाते हैं कि लोग उनसे कितने सेटिस्फाइड हैं या जो लोगों की उनसे तवक्कुआत हैं वो उस पर कितना पूरा उतरते हैं। इस वक्त अगर हम अपनी मुल्क की जो जुडिशरी का जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन की वेबसाइट, वहाँ पर एक परफॉर्मेंस उनकी एक रिपोर्ट होती है, उसके मुताबिक इस वक्त 21 लाख केसेस मुल्क की जो अदालतें हैं, 4-5 हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में 21 लाख मुकदमात जो हैं और जो नीचे सबऑर्डिनेट जुडिशरी है वहाँ पर ज़ेरे इल्तवा है। 21 लाख मुकदमात में आप देखें कि बाज़ ऐसे भी मुकदमे हैं जिनमें एक केस में 50, 60, 100 बंदे भी, यानी कि कम से कम 2.5-3 करोड़ हमारे ऐसे लोग हैं। आप कह रहे हैं पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अदालती ये असद मलिक साहब ने जो बात की है कि जो पेंडिंग केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और अदालती इस्लाहात जब तक नहीं होंगी, सियासी केसेस तो फ़ौरन उठा लिए जाते हैं
और जो केस ना भी करना हो, अगर देखा जाए, जिस तरह मैं आपको एक केस की मिसाल दूं, फैसल वाडा का जो केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो 2.5 साल तक चलता रहा, और जब वो तैयार हो गए कि मैं जी इस्तीफ़ा दे दूंगा, तो उस वक्त उनका फैसला आना हुआ और उनका जी हाँ जी अब इनकी कंसेंट आ गई है, ये इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। तो रिलीफ इस तरह मिलता रहा है, लेकिन आम आदमी के केसेस ना सुने जाते हैं ना देखे जाते हैं। जी मलिक साहब। जी बिल्कुल सनाउल्लाह साहब, ये आप असद मलिक साहब बजा फरमा रहे थे। जो केसेस के हालात हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में आप देखें तो इस वक्त 51,000 केसेस पेंडिंग हैं और 8,000 केसेस सिर्फ बड़े हैं मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार साहब की टेन्योर में, जो तकरीबन 16 महीने में। तो इन देखा जाए तो कोई स्ट्रेटेजी वाज़ेह नहीं है कि कोई जिससे ये हो कि जी पेंडेंसी को कैसे खात्मा किया जाए। कोई फुल कोर्ट मीटिंग नहीं होती, कोई इस तरह कोई एक प्लान नहीं आता सामने कि किस तरह केसेस जो है पाकिस्तान में जो पेंडिंग केसेस हैं इनका खात्मा किया जाए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप मेल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे एग्जीक्यूटिव के मामलात में इंटरफेयर करते हैं तो लोग फिर सवाल ये उठाएंगे कि भाई अदलिया अपने मामलात को किस तरह जो है वो किस तरह सरंजाम दे रही है, और जो हालात हैं हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट या इस तरह सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन, तो हर हवाले से जो वकला है, वकला की तंजीमें हैं, वो भी कोई खुश नहीं है। असद साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की है कि इसमें मैं एक और चीज़ बिल्कुल ऐड करूं कि इसमें देखिए कि असरात साहब बता रहे हैं कि 51,000 केसेस जो हैं। अब आप ये देखिए कि अगर हम बजट देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो इस साल का जो बजट है वो जो मुख्तस किया गया वो तकरीबन 3 अरब रुपए है। सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस हैं, उनका स्टाफ है, फिर बिल्डिंग्स वगैरह, तनख्वाहें भी हैं, तो तनख्वाहें वगैरह जो है, और लेकिन उस तनख्वाहों इसमें जो है ना तकरीबन जो तनख्वाहों की मद में तकरीबन वो 1.5-2 अरब रुपए। अच्छा, अब इसमें आप फिर अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी की, तो वो बिल्कुल ज़ीरो है। एक छोटा सा एक कमज़ोर सा एक जो है वो इनका फोरम होता था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने एक आर्डर पास कर दिया और उन्होंने कहा जी कि हमारा रजिस्ट्रार जो है वो, हालांकि रजिस्ट्रार जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर होता है, रजिस्ट्रार को उन्होंने जाने से रोक दिया, जिस पे एहतजाजन चौधरी निसार जो है वो उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही छोड़ दी थी। इनका एक ऑडिट होता था, इनकी रिपोर्ट जो है वो आती थी, चले कुछ भी था, एक छोटी सी बराए नाम जो है वो अकाउंटेबिलिटी हो जाती थी, एहतसाब हो जाता था। अब एक सुप्रीम इदारा जो है वो अपना एहतसाब नहीं करा रहा। इस बात पे अगर हम देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये एक क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने तकरीबन 10 साल बाद ये रवायत दोबारा शुरू की है। जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस है उन्होंने एक ऑडिट कराया। लास्ट हमारे पास टाइम का, मैं सिर्फ ये बात बताएं कि जो इस वक्त तरीक़ाकार है, जिस तरह असनाद ने भी बताया कि जो जजों की एलिवेशन होती है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जो जज आते हैं वकला तंजीमें का क्या रोल है, ये आप समझते हैं तरीक़ाकार ठीक है या इसमें अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है, जो फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं? तो इससे इनके अगर किसी भी सियासी जमात पे ये कहा जाए, और ये काफ़ी अरसे से कहा जा रहा है कि जो जजेस की तैनाती है ख़ासकर जो हाई कोर्ट में, उसका तरीक़ाकार तब्दील होना चाहिए, लेकिन वो किसी भी सियासी जमात के मफाद में नहीं है, इसलिए वो होता नहीं है। आप क्या समझते हैं इसके लिए? देखिए, पहले तरीक़ाकार ये होता था कि जो सदर हैं और जो चीफ जस्टिस हैं वो आपस में सुलह मशवरा करके कुछ 5 बंदे इधर आ गए, 4 बंदे इधर से आ गए, तो वो कर लेते थे। किधर से आ गए? मतलब मुख्तलिफ जो सदर जो है वो अपने बंदे दे देते थे, चीफ जस्टिस कहते थे जी ये 2 मेरे भी अड़ा दें, तो वो चल जाता था। मेरिट सिस्टम नहीं, मेरिट सिस्टम तो अभी भी नहीं है ना। अभी भी देखें, फिर उसके बाद जो 18वीं तरमीम में एक तरीक़ाकार किया गया, मेरी रज़ा रवानी साहब से, क्योंकि मैं वो आईनी इस्लाहात कमेटी कवर करता था तो उनसे काफ़ी बात होती थी, तो वो बताते थे कि हमने ये इंस्टीट्यूशन में कर दिया। ठीक है मलिक साहब, हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया है। असद मलिक साहब, असनाद मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इतना काफ़ी। अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।